अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। बरतानिया में बड़ी तादाद में इंटरनेशनल तलबा की जो आमद है अब उसको कम करने की कोशिश की जा रही है, और ना सिर्फ ये हो रहा है बल्कि मौजूद हैं जो बरतानिया में तालिब इल्म, अब उनके लिए भी गैर मुल्की तालिब इल्मों को निकालने के लिए एक बड़े मनसूबे का इंकशाफ हुआ है। बरतानिया के एक सरकारी अफसर ने ये बताया है कि ग्रेजुएट वीज़े पर 2 साल तक मुल्क में रहने वाले गैर मुल्की तालिब इल्मों पर पाबंदियाँ आयद करने पर गौर किया जा रहा है। अगर वो अपनी तालीम के दौरान ज़रूरी आला दर्जात हासिल करने में नाकाम रहे तो मुमकिना तौर पे उन्हें देश निकाला हो सकता है। बरतानिया की माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी को होम सेक्रेटरी जेम्स कैलवरी ने कहा है कि ग्रेजुएट वीज़े पर नज़रसानी करने के लिए 5 निकाती मंसूबे के तहत खालिस हिजरत को इस रिकॉर्ड की बुलंद सतह से तकरीबन 3 लाख नीचे तक लाया जाएगा। बरतानवी ज़राए इब्लाग में अब ये डिबेट शुरू हो चुकी है कि नई पाबंदियों के बाद तालीम के लिए तालिब इल्मों का मुस्तकिल रहना मुश्किल हो गया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 98,000 से ज़ायद गैर मुल्की तालिब इल्मों को उनकी ग्रेजुएशन मुकम्मल होने के बाद 2 साल के जो बरतानवी वीज़े दिए गए हैं, जिनमें गुज़श्ता साल के मुकाबले में 74% तक इजाफ़ा देखा गया था। इब्तदाई कोर्स की तकमील के बाद 2 साल ग्रेजुएट वीज़े से इनकार करने वाले दरख्वास्त दहिंदगान की तादाद व मुश्किल 0.7% थी। हुकूमत अब ये ख़दशात का इजहार कर रही है कि अब इसको भी कम किया जाएगा। बहरहाल ये पॉलिसीज़ एक जानिब जो माहिर तालीम हैं उनका ये कहना है कि बरतानिया की मईशत पे गैर मुल्की तालिब इल्म बड़े पैमाने में कंट्रीब्यूट करते हैं जब वो अपनी हाई फीसेस यहाँ पे अदा करते हैं। दूसरी तरफ जो प्राइवेट इदारे हैं, अगर इस तरह की पॉलिसीज़ लाई जाती हैं उन पे क्या असरात होंगे, और बरतानिया जो हमेशा से एक लुक्रेटिव कंट्री रहा है दूसरे मुल्क के लोगों के लिए, क्या उसका ये तासुर भी कायम रहेगा। और अगेन इमिग्रेशन पॉलिसीज़ और गैर मुल्की जो बाशिंदे हैं उनको लेकर मौजूदा हुकूमत की सख्तियाँ, इनके मकासद सियासी हैं, तकनीकी हैं या हकीकी हैं। आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं तमाम मामलात पे बात करेंगे। जाहिद भट्टी साहब माहिर तालीम हैं, बरतानिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, आपसे गुफ्तगू करेंगे। अमजद मलिक साहब माहिर कानून हैं, मलिक साहब आपका शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। और अमानत अली अंजुम साहब माहिर तालीम हैं, वो भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। भट्टी साहब, ज़रा आप बता दीजिएगा, अब ये जो एक मनसूबा बनाया जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि इस पर अमल दरामद मुमकिन है, और अगर होगा तो इसका फ़ायदा है बरतानिया को या नुकसान? फैसल साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपने मुझे मदद किया और मौका दिया है। देखिए, ये जो पॉलिसीज इमिग्रेशन की स्पेशली स्टूडेंट्स के हवाले से होती हैं, ये बहुत दफ़ा चेंज हुई हैं और बहुत दफ़ा रिवर्स होती हैं, और बहुत दफ़ा स्टूडेंट्स के बेनिफिट में जाती हैं, और बहुत दफ़ा ये अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी करती हैं। इसमें ज़ाहिर इनके पॉलिटिकल अपने फ़ायदे भी होते हैं और कुछ और भी नज़रियात होते हैं। कंजर्वेटिव जो है वो फेमस है इमिग्रेशन के लिए सख्तियाँ पैदा करने के हवाले से, और जो दूसरी पार्टी लिबर पार्टी है वो ऑलवेज थोड़ा सा इमिग्रेंट्स को सूट देती है। अभी रिसेंटली आपने देखा, उन्होंने जो बेसिक सैलरी बैंड है वो 38,700 कर दिया है मिनिमम से। इवन के जो स्पाउसेस भी बुलाना चाहते हैं उनके लिए, जो लोकल नेशनल्स थे जो अपने स्पाउसेस को बुलाते थे, ये सब चीजें जो है ये डिफरेंट मौके पे आती रहती हैं। पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी वीजा जो है ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो यहाँ कंट्रीब्यूट करते थे, कोई ना कोई बिजनेस ऑप्शन, कोई एंटरप्रेन्योरशिप, कोई और ऐसी चीज लेकर आते थे जो कि एक नई इनोवेशन के तौर पर साबित हो सकती। मगर अभी कुछ रिसेंट महीनों में ये चीज सामने आई है कि इसको थोड़ा सा अब्यूज किया जा रहा था। एक बड़ी तादाद में हेल्थ केयर सेक्टर के वीजे को अब्यूज किया गया है, इसी तरह इसको अब्यूज किया गया है। तो गवर्नमेंट की नजर ऑलवेज स्टैटिस्टिक्स पर होती है, वो इनको देखते रहते हैं। और मेरा भी ख्याल है कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, जो ग्रेड लेते हैं, पर्टिकुलरली पाकिस्तानी स्टूडेंट जो कि बड़े जबरदस्त है, मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का कहीं पर भी पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है, और इनके ग्रेड्स और इनके तरीक़ेकार बड़ा जबरदस्त होता है। इनको सिर्फ एक थोड़ी सी मोटिवेशन की जरूरत होती है, और जैसे इनको मिलती है तो यहाँ पर ये वर्क परमिट भी लेते हैं बड़ी बड़ी पोजीशंस पे, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, KPMG और इंजीनियरिंग काउंसिल और सब जगहों पे ये अपने नाम बनवाते हैं, और इन्होंने बहुत सारे अच्छे कंट्रीब्यूशन भी किए। मगर ये पोस्ट स्टडी वर्क वीजा एज सच कोई इतना इम्पैक्ट इन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो गुजारा करके, वक्त पास करके अपनी डिग्री देते थे और फिर इस रूट पे चले जाते थे पैसे कमाने के लिए, और उनका कंट्रीब्यूशन भी नहीं था और कोई इनोवेशन भी नहीं लेकर आते थे, कोई एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स भी नहीं डिलीवर कर पाते थे।
तो ये बेसिकली उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी। बाकी अदरवाइज अगर आप बरतानिया की गवर्नमेंट को देखें तो उनके लिए सिर्फ पाकिस्तान एक सेक्टर नहीं है, एक रीजन नहीं है। उनके पास दुनिया में बहुत सारे मिडिल ईस्ट से ऐसे स्टूडेंट आते हैं, चाइना से बहुत आते हैं, फार ईस्ट की एक बड़ी तादाद आती है, इंडिया से आते हैं। और इस सारी तादाद के अंदर अगर आप देखें, चाइनीज स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत कम तादाद में अपने आप को इन चीज़ों में रोकते हैं। उनके पास और दूसरे राउट्स काफ़ी सारे होते हैं जिनमें वो अपने आप को मनवाते हैं। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हवाले से अगर मैं देखूं कि अगर इनको कोई दिक्कत आ सकती है तो ऐसा मुमकिन नहीं है, सिवाय उनके कि जिनके ग्रेड्स कम आती हैं। अगर वो ग्रेड्स को भी अच्छा कर लें और कंपटीशन के साथ अपने आप को आगे लेकर जाएं तो वर्क परमिट की सहूलत स्टिल मौजूद है और स्टिल वो अपने आप को मनवा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से ज्यादातर स्टूडेंट्स को कोई नुकसान होने वाला नहीं। जी ठीक। बहुत शुक्रिया। अमजद मलिक साहब, क्या आप भट्टी साहब की बात से एग्री करते हैं? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ब्रेग्जिट के बाद जो होने वाली जो यहाँ शॉर्टेज आई है उसके लिए इनकी पेशबंदी नहीं थी, तो इसलिए इन्होंने धड़ाधड़ वीजे खोले हैं और हाईली स्किल्ड माइग्रेंट को इनवाइट किया है, इंडिया के साथ स्पेशल पैक्ट किया है। आईटी प्रोफेशनल्स बहुत ज्यादा हैं। केयर वर्कर में इन्होंने सहूलियात दी कि आप इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज पे किए बगैर आप और अपने बच्चों को और अपनी पार्टनर को ले आए, क्योंकि केयर होम बिल्कुल खाली हो गए थे केयर वर्कर से। सारा ईस्टर्न यूरोपियन सारे लोग अपने अपने मुल्कों में ब्रेग्जिट के बाद वापस चले गए। तो अब ये पॉलिसी रिव्यू हो रही है। उनकी नजदीक जो ये स्टूडेंट और पीएसडब्ल्यू पे आने वाले जो लोग हैं उनकी जो फैमिलीज हैं कम से कम वही 3 लाख की सूरत में वो 3 लाख के करीब लोग आए हैं पिछले 2-3 सालों में, जो उनके नजदीक ये है कि अननेसेसरी है कि पीएसडब्ल्यू पे स्टूडेंट अगर यहाँ है तो वो अगर उसको आप स्पाउस लाने की इजाजत देंगे तो वो एक किस्म का पूरा एक फैमिली यूनिट बन जाता है और उनको फिर हाउस करना, मुल्क से निकालना मुश्किल हो जाता है और फिर इनको इन दी एंड जगह देनी ही पड़ती है, चाहे लेगेसी में दे चाहे किसी और सूरत में दे। अब्यूज भी है, ये ना कहें कि अब्यूज नहीं है। एक तो इंटरनेशनल स्टूडेंट है जो जेन्युइन पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी स्टूडेंट है जो यहाँ आते हैं साउथ एशिया से और पढ़ते हैं। चाइना की काबिल कदर तादाद चाइना से आती है। एक वो जो है वो सिर्फ यूज करते हैं एज अ चैनल के आप अंदर आ जाए। स्टूडेंट पढ़ना पढ़ाना उन्होंने कोई नहीं होता, आप पहले 3 महीने में स्विच कर जाएं, किसी और वर्क परमिट पे चले जाएं, शादी पे ले चले जाएं, एंटरप्रेन्योर पे चले जाएं। वो उन्होंने रूट बंद किया है कि एक तो आप जगह खत्म करते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी की, एक उनकी 3 साल की ग्रेजुएट कोर्स की फीस चले जाती है। आप आते हैं 3 महीने के अंदर अंदर आप किसी और जगह स्विच करके अंडर ग्रेजुएट ही वर्क परमिट लेके चले जाते हैं। तो वो उन्होंने बंद किया कि एक तो वो आप पीएसडब्ल्यू नहीं ले सकेंगे जब तक आप अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं करेंगे। दूसरा 1 जनवरी से वो कानून लागू कर रहे हैं कि आप अपने बीवी बच्चों को नहीं बुला सकेंगे अनलेस आप रिक्वायरमेंट मीट करते हो या आप पीएचडी स्टूडेंट हो और 24 महीने पहले आप पढ़ते रहे हो। तो उन्होंने काफी सारी चीजें चेंज कर रहे हैं इसी वजह से कि वो ये कह रहे हैं कि हम अलाउ करेंगे जो बंदे पढ़ने आएंगे या काम करने आएंगे उनको अलाउ नहीं करेंगे जो अननेसेसरी बैगेज होगा। सही है, यानी आप समझते हैं कि ये ठीक है, ये मंसूबा, इसमें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा? आप देखें, आपने प्रोग्राम किया और सुना गया और 38,700 की उन्होंने शर्त रखी है शादीशुदा लोगों के लिए अपनी बीवी पार्टनर को मुल्क से बाहर लाने के लिए। इतनी उनकी ले दे हुई है, तनकीद हुई है, उनको चेंज करना पड़ा है। उन्होंने अपनी वो स्टेटमेंट वापस लिया और उन्होंने कहा नहीं हम इसको रिव्यू करके 29,000 कर दें। मेरे ख्याल में उन्होंने 30,000 भी चेंज हो जाएगी, ये 22-23 या 24-25 पे आ जाएगी, क्योंकि 29,000 कमाता ही नहीं है नया ग्रेजुएट जो शादी करने जा रहा है, जो ग्रेजुएट करके 1-2 साल काम किए, या तनख्वाह ही नहीं है 29,000, किसको देंगे आप? इसका मतलब है आप नो कह रहे हैं, तो ये कोर्ट्स में चैलेंज हो जाएगी। जी ठीक, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मलिक साहब, आप नहीं समझते कि अगर ऐसा होता है तो एम्प्लॉयर पे बर्डन भी बढ़ेगा, उसको तनख्वाह भी ज़्यादा देनी है, टैक्स भी देना है, तो फिर तो जो लोग गैर कानूनी तरीके से मुकीम हैं उनके लिए ज़्यादा नौकरियां खुल जाएंगी? नहीं, नौकरी इस तरह नहीं खुलती। प्रॉब्लम यह है कि आप एक थ्रेशोल्ड रख रहे हैं कि जी 36,700 आपके पास होंगे तो आप शादी कर सकते हैं, लेकिन आप उसी गली में शादी करना चाहें तो बगैर पैसे के कर सकते हैं।
तो ये वो मेरे ख्याल में इसमें डायकोटमी थी। अदालतें इस तरह देखती हैं कि एक आम शहरी उस फैसिलिटी को एंजॉय कर सके जो उसका बेसिक राइट है ह्यूमन राइट के तहत, कि वो अपनी मर्जी से जहां चाहे शादी कर सके और अपने पार्टनर को लेके आ सके। अब जो यहाँ एक प्लम्बर, वर्कर, ब्रिकलेयर या इंजीनियर, लॉयर, डॉक्टर, ये जो गली में काम कर रहा है वो कर रहा है 22-23 हजार से, और शादी भी कर रहा है और अपने बच्चे पैदा कर रहा है और अपनी फैमिली कंप्लीट कर रहा है। लेकिन आप वही खदगन कॉर्नर पे लगा रहे हैं कि आप मुल्क से बाहर से शादी करके पार्टनर लेके आएंगे तो आपको 38,700 कमाना पड़ेगा। वो नहीं, टेनेबल नहीं है, वो ह्यूमन राइट के ऑल्टर पे चैलेंज होता, और वो रेशो जो है, वो स्केल जो है वो नीचे आ जाता। काबिल कदर है 18,600 भी एक नॉर्मल समझे आप स्केल है, इतनी लो नहीं है, बड़ी हाई है। जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको इतनी तनख्वाह नहीं मिलती। लेकिन जो आपने कहा कि पॉलिसी ठीक है, ये इट इज इलेक्शन टाइम नेक्स्ट ईयर, एंड ये सारी चीजें उस फिगर्स को और इलेक्शन को सामने मद्देनजर रख के की जा रही हैं कि ये लगे कि टोरीज जो हैं वो इमिग्रेशन के मामले में बड़े सख्त हैं, उन्होंने बड़े नंबर नीचे किए हैं और उन्होंने बड़े लोगों को आने से रोका है। और ये फिजिकल है सारा, ये देखे ना, वो ये कह रहे हैं हम 3 लाख लोगों को आने से रोक सकेंगे क्योंकि हमने स्टूडेंट और PSW के लोगों को शायद अपने पार्टनर लाने से रोका है। यानी वो रोक नहीं रहे, वो फ्यूचर में कह रहे हैं कि ये ऐसे लोग अंदर नहीं आ सकेंगे क्योंकि हमने वो रास्ता बंद कर दिया। मेरे ख्याल में ये सारी नंबर गेम है और गिमिक है। अभी तक इनकी पॉलिसी जो है वो कोई सेटिस्फाइंग रिजल्ट दे नहीं सकी। जो वो कहते थे कि हम 100s and 1000s पे ले आएंगे, वो अभी तक इमिग्रेशन में कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा। जी ठीक। अमानत अली अंजुम साहब, आपकी क्या राय है इस पॉलिसी से मुतालिक? फैसल भाई थैंक यू वेरी मच। देखें, इसमें हमने ये देखना है जी कि 3 स्टेक होल्डर्स हैं, यूनिवर्सिटीज, यूके गवर्नमेंट एंड स्टूडेंट्स आर इमिग्रेंट्स फ्रॉम द वर्ल्ड। आप देखें कि जब आप यूके गवर्नमेंट ये कहती है कि वो नेट इमिग्रेशन को रिड्यूस करना चाहती है, एट द सेम टाइम जो यूनिवर्सिटीज हैं जिनके ऑफिस पूरी वर्ल्ड में हैं, अभी इसी साल 2023 में एक यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूके 11 इनटेक किए हैं। 11 इनटेक होते कितने हैं? जनवरी और सितंबर। मैक्सिमम आप एक आधा इनटेक और ऐड कर सकते हैं, और वो यूनिवर्सिटी जो है 1000 स्टूडेंट्स लेकर आई है। अब कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि कोई इनटेक दिसंबर में भी स्टार्ट हो जाए। तो दिसंबर यूके में एक डिफरेंट मंथ होता है जहां पर हॉलीडेज होती हैं और लोग डिफरेंट मोड में चले जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि तहाशा स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, और उन्होंने इसी तरह फ्यूचर में जब आप ये कहते हैं कि नेट इमिग्रेशन को उन्होंने स्टॉप करना है, फिर जो 2 स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो डिफरेंट कंपनीज हैं जो Tier 2 पे ला रही हैं, जो केयर वर्कर वीजे ला रही हैं, तो वो उसी स्ट्रेंथ में जो स्टूडेंट भी नहीं आ सकते उनको वो Tier 2 पे ला रहे हैं। और यहाँ पर डजन्स ऑफ स्टूडेंट्स और डजन्स ऑफ जो केयर वर्कर्स हैं Tier 2 पे जो हैं, वो यहाँ पर उनके पास जॉब्स नहीं है, और यहाँ पर फिर इनका सिस्टम जो है उनको अकोमोडेट करने के लिए वन वे आर द अदर अकोमोडेट कर लेता है। इसी तरह जब ये माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी जो है ये सिर्फ एक रिव्यू कर रही है, और उस रिव्यू में कुछ तब्दीलियां आएंगी, और वो हो सकता है कि कोई इतनी बड़ी तब्दीली फिर भी ना आए। और माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी जो है ये आने वाले वक्त में तकरीबन स्प्रिंग तक एटलीस्ट ये उस पे काम करेंगे और फिर एक रिपोर्ट यूके को देंगे। माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी का काम है कि उनको रिपोर्ट दे देना, और फिर उस पे वो पोस्ट स्टडी वर्क पे काम करेंगे। लग यही रहा है कि यहाँ पर कोई वो तब्दीली आने वाली नहीं है। अगर देखा जाए तो रोजाना मैं अभी देख रहा हूँ कि 5 ये तब्दीलियां जो ला रहे हैं। अभी आपके साथ जो पहला प्रोग्राम हुआ था उसमें कुछ तब्दीलियां थी, लेकिन आज आके कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूप होल्स जो है वो निकल आते हैं। इसी तरह जो डिपेंडेंट्स आएंगे, अभी यूनिवर्सिटीज में यूके में 2 तरह के प्रोग्राम होते हैं, एक टॉट होता है और एक बाई रिसर्च होता है। अभी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए ताकि वो डिपेंडेंट्स को ला सके, क्योंकि जब एक MSc या MA
बाई रिसर्च प्रोग्राम होगा तो डिपेंडेंट्स उस पर आ सकेंगे। तो अब यूनिवर्सिटीज ने, जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि 11 इनटेक स्टार्ट किए हैं एक ही साल में, तो इसी तरह यही यूनिवर्सिटियां जो हैं आप कोशिश कर रही हैं कि वो कोई ऐसे प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करवा लें। लाइक अभी एक रिसेंट यूनिवर्सिटी ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है MSc बाय रिसर्च, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा प्रोग्राम होगा जिनको रिसर्च का नहीं पता, और वो एक साल रिसर्च करने के बाद दे विल बी केपेबल टू गो टू PhD और रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो इस तरह ये जो दो स्टेक होल्डर्स हैं, एक कंपनीज और जो यूनिवर्सिटीज है, इनको आप एक कैटेगरी में रख लें। फिर दुनिया से वो स्टूडेंट्स जो यूके में आना चाहते हैं, ये दोनों एक पेज पे हैं। जबकि यूके गवर्नमेंट जो है वो अपने, क्योंकि जाहिर है कि इलेक्शन करीब है और वो इस चीज को साबित करना चाहते हैं कि वो नेट इमिग्रेशन को वाकई वो सक्सेसफुल हुए हैं इसको रिड्यूस करने के लिए, जबकि ऐसा हो नहीं रहा। जी ठीक। अच्छा भट्टी साहब, क्या आप समझते हैं कि इसका पॉलिटिकल पहलू ज़्यादा प्रोमिनेंट है बनिस्बत इसके कि रियली इसको इम्प्लीमेंट किया जाए? जी देखिए, जैसे अभी मलिक साहब ने बताया और मानव साहब ने भी आपको बताया कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो है ही है वहां पर, मगर साथ एक एब्यूज का इम्पैक्ट भी है। अगर पॉलिटिकल ना भी हो तो एक सोसाइटी के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर ये चीज बर्दाश्त नहीं हो सकती कि एक बंदा जिसकी कैपेबिलिटी है, जिसके पास एक डिग्री है, और उसको वो मौका ना मिले, और जो दूसरे हैं उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो एजुकेशन नहीं है, वो स्किल्स नहीं है, और उनके लिए एक आर्टिफिशियल तरीके से एक मौका तैयार किया जाए। और इसमें जैसे भी हमारा सब रिसर्च डिग्री को प्रेफर देना चाहते हैं, ये सारे वो राउट्स हैं जिसमें इंकरेजमेंट है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए, उन सारे इमिग्रेंट्स के लिए जो यूके आना चाहते हैं अच्छे मुस्तकबिल के लिए। अब जो दूसरे राउट से भी आते हैं वो आते तो अच्छे मुस्तकबिल के लिए, मगर उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? अगर वो यहाँ पर एज ए हेल्थ केयर आ रहे हैं और हेल्थ केयर आके वो ग्रोसरी शॉप के अंदर जॉब करने चले गए हैं, जो उन्होंने एक सिस्टम को अब्यूज करने की कोशिश की है, तो वो कोई बेनिफिट नहीं दे रहे कंट्री को। तो ये बेसिकली पॉलिटिकल भी है, और ये कंट्री के लिए, मुल्क बरतानिया के लिए भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, जो पढ़ने आए हैं, जिन्होंने डिग्रीज की हैं, जो यहाँ पर एजुकेशन पूरी कर रहे हैं, लॉ डिग्री कर रहे हैं, अपने इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिसिन कर रहे हैं, उनके लिए अच्छे मौके पैदा हो रहे हैं, उनके लिए अच्छी चीजें पैदा हो रही हैं, ना कि उन लोगों को मौके दिए जाएं जो कोई ना कोई एक्सक्यूज बना के इसके अंदर से लूप निकाल कर कोई ना कोई रास्ता बनाकर यहाँ तक पहुंच रहे हैं। तो ये मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि ये सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए बहुत बेहतर है। हाँ, जहां उन्होंने इसका थ्रेशोल्ड बढ़ाया है और फिर कम करने की कोशिश की, वहां एक इम्पैक्ट और है, वो थ्रेशोल्ड जो अभी इन्होंने 38 से 700 से कम कर नीचे लेकर आए हैं, उसका इम्पैक्ट जो नेशनल्स हैं, अगर वो भी शादी कर रहे हैं और स्पाउसेस बाहर से आ रही हैं, उन पे भी है। अब उनको भी स्पाउसेस को बुलाने के लिए वो थ्रेशोल्ड मीट करना पड़ेगा, और ये एक मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो तो चले अपने स्पाउसेस को अपनी डिग्री के साथ या अपने वर्क परमिट के साथ लेकर आते हैं, तो वर्क परमिट का थ्रेशोल्ड बढ़ गया, ठीक है, वो एक एक्सेप्टेबल चीज है कि अगर वो उसकी कैपेबिलिटी होगी तो वो करेगा। मगर जो लोकल ऑलरेडी वहाँ नेशनल्स हैं, उनके बच्चों को जो कि पहले एक शादी करते हैं, कोई इंडिया से, पाकिस्तान से अपनी स्पाउसेस को लेकर आना चाहते हैं, उन्होंने भी वो मीट करना है। अच्छा, ये जाहिर है कि एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इसको ये चेंज करेंगे, क्योंकि नेशनल्स के राइट्स के साथ वो नहीं लड़ाई इतनी ज्यादा कर सकते, और ये अगेंस्ट उस विश और विल के चला जाएगा जहां पर फैमिलीज को कंपनसेट करना या उनको सहूलत देना या उनके लिए फैसिलिटेट करना, जो कि ये गवर्नमेंट ऑलवेज करती है, जो नहीं कर पाएगी। अब जहां तक रहेगी इमिग्रेंट्स की बात, इमिग्रेंट्स के लिए जैसे मैंने पहले बताया है कि जो रिसर्च में स्टूडेंट आए हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने अच्छे ग्रेड्स लिए हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, ना अब ना फ्यूचर में। ये बरतानिया के दरवाजे हमेशा से खुले हैं, खुले रहेंगे तमाम उन लोगों के लिए जो अच्छा मुस्तकबिल अपनी पढ़ाई के जोर पर, अपनी स्किल्स के जोर पर, अपनी मेहनत के जोर पर करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। दरवाजे जी ठीक, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अमजद मलिक साहब, आपने ब्रेक्जिट का जिक्र किया था, क्या ये बिल्कुल एक अनप्लान्ड एक्टिविटी थी या ये तवक्को नहीं थी टूरिस्ट को कि ये हो जाएगा और वो एक पॉलिटिकल स्टंट करना चाह रहे थे और अब ये गले पड़ा है और उसके बाद अभी उसके जी मेरे ख्याल में गले पड़ा है। उनको इस तरह का सादा सवाल, जब आप इमिग्रेशन को इलेक्शन में एज अ पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल कर रहे हो कि इमिग्रेंट्स बुरे हैं, इमिग्रेंट से आपके नेशनल रिसोर्सेज पे वजन आता है, आपकी काउंसिल हेल्थ एंड जो बेनिफिट्स हैं उसका वजन नहीं उठा सकती, और इसकी मेन वजह ये वो लोग हैं जो दूसरी हुकूमत धड़ाधड़ लेके आ रही है, या इमिग्रेंट का मसला इन्होंने हल नहीं किया, ये प्रो इमिग्रेंट है, उससे आपने पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए इलेक्शन जीता, उसमें आपने रख दिया कि उसके बाद हम ब्रेक्जिट के जरिए फैसला करेंगे कि रहना है या नहीं रहना। आप ताजा इलेक्शन लड़के आए हैं, ताजा आप जीत हार करके आए हैं और उसके ऊपर इमिग्रेशन को एज अ टूल यूज किया है वोट लेने के लिए। उसी के बाद उसी सवाल के ऊपर आप जाके मैं उनसे पूछ रहे हैं रेफरेंडम के जरिए कि क्या हमें यूरोप में रहना चाहिए। एक तरफ तो आप केस बिल्ड कर रहे हैं कि ये लोग खा गए हैं हमें, दूसरी तरफ आप केस बिल्ड कर रहे हैं कि उनके साथ हमें रहना चाहिए या नहीं। तो पब्लिक का सवाल अक्लमंदाना नहीं जवाब होता, उनका तो इमोशनल जवाब होता है जो उस वक्त की नेम ऑफ द गेम चल रहा होता है। नेम ऑफ द गेम यही था कि टोरी जीते क्योंकि जी इमिग्रेंट के ऊपर दूसरी हुकूमत फेल हुई और उन्होंने वही जवाब दिया जो एक्सपेक्टेड था, उन्होंने कहा नहीं रहना चाहिए। उसका यूरोप में हमारा बहुत नुकसान हुआ है। ये मैंने पहली दफा जिंदगी में कैश एंड कैरी के ऊपर शेल्फें खाली देखी हैं, क्योंकि वो ट्राले के ट्राले जो सामान लेके आते थे, सब्जियां, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश साजो सामान, वो रुक गया, वो टैक्स लग गया है, चीजें महंगी हो गई हैं। अब लोग चाइना से और इधर उधर से मंगवाने के ऊपर प्रेफर कर रहे हैं, और यूरोपियन मार्केट वाले जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम यहाँ ले जाके टैक्स देने की निस्बत हम यहाँ से ही दूसरे मुल्कों को भेज दें। उसका आपको मार्केट में जो 5 मिलियन के लोग करीब लोग छोड़ के चले गए, ये इनको लगता था हमें निकालने पड़ेंगे, लोग खुद छोड़ गए यहाँ से। वो कह रहे हैं अब ये हेल्थी डेस्टिनेशन था, हमारा आना जाना रुक गया है, हमारे वीजे की पाबंदियां लग गई हैं, हम यहाँ नहीं उस तरह का ऑपरेट कर सकेंगे फ्रीली। तो मेरे ख्याल में ये काम एमपी से पूछने का था, ये मेंबर पार्लियामेंट यानी असेंबली से पूछने वाला सवाल था, जिसको वो लेके पब्लिक में चले गए और उसका नतीजा मुल्क का नुकसान इन्होंने किया। और मेरे ख्याल में वाइज पॉलिसी नहीं थी। डेविड कैमरॉन जब अपने मेमोआर लिखेंगे तो उसको अपना सबसे बड़ा ब्लंडर गर्दानेंगे कि एक मुल्क अच्छा खासा चल रहा था और आपने उसमें ब्रेक्जिट का वाला डाल के जीतने के बावजूद आप हार गए कि आप ब्रेक्जिट के जरिए आपने अपने मुल्क को जो है एक बड़े ग्रुप, एक बड़े नेटवर्क से निकाल लिया और जिसका आम आवाम को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। जी ठीक। अमानत अली अंजुम साहब, ये बताइएगा कि ये जो ग्रेजुएट वीज़े पर मज़ीद लोग एक्सटेंशन लेते हैं या रहते हैं और उसके बाद वो काम करते हैं, इनका और उन लोगों का जो परमानेंट रेजिडेंट हैं या वर्क परमिट पे हैं, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन का क्या डिफरेंस है? देखिए सर, इससे होता ये है कि जब आप 1 साल यूके में पढ़ लेते हैं तो 2 साल का आपको वर्क परमिट मिलता है जो कि अनस्पॉन्सर्ड होता है, और अगर आप पीएचडी करते हैं तो 3 साल का ये होता है। अब डेफिनेटली जब आपके पास पोस्ट स्टडी वर्क या ग्रेजुएट वीजा होता है तो उसमें आपके पास चांसेस होते हैं इस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के, और जाहिर है कि ये कंट्रीब्यूट करते हैं जब आप एक प्रॉपर जॉब कर रहे होते हैं। अगर प्रॉपर आप जॉब कर रहे हैं तो वो एक रजिस्टर्ड आपकी जॉब होती है जिसमें आपका PAYE और सारा आपके टैक्सेस वगैरह जाते हैं और आपको इनके कल्चर में अच्छी तरह से पेनिट्रेट करने की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अल्टीमेटली आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन आपको देखती है कि आप बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा कल्चर में पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो वो आपको फिर Tier 2 की तरफ और परमानेंट जॉब भी देते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इनको अपना ये जो पोस्ट स्टडी वर्क है उसको जब ये कंपेयर करते हैं, बेसिकली माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी जो है उसको ग्लोबल टैलेंट वीजे के साथ कंपेयर कर रही है। जो मेन उनका कंपैरिजन है वो ये है कि जो ग्लोबल टैलेंट वीजा है वो भी एक सेटलमेंट की तरफ लेकर जाता है, जबकि आपको जो पोस्ट स्टडी वर्क है वो सेटलमेंट की तरफ लेकर नहीं जाता, क्योंकि अल्टीमेटली आपको फिर उसे स्विच करना होता है।
और इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बेहतरीन कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स कंट्री, जहां पर यूके गवर्नमेंट ये सोच रही है कि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, क्योंकि इन्होंने कोर्सेज जो है वो सिर्फ बिजनेस ओरिएंटेड स्टार्ट कर दिए हैं। जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में देखते हैं, वो यूनिवर्सिटीज जो कि फेमस हैं यूके में किसी दूसरे प्रोग्राम के लिए, आर्ट एंड डिजाइन के लिए, लॉ के लिए और दूसरे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, तो इनको ये चाहिए कि उसी की तरफ कंसंट्रेट करें, ताकि वो लोग जो है, जब आप यहाँ पर एक बंदा जिसने लॉ कर लिया है, वो सोलिसिटर बन गया है, बैरिस्टर बन गया है, या उसने आर्ट एंड डिजाइन में या किसी और दूसरे प्रोग्राम में अच्छी क्वालिफिकेशन हासिल कर ली है, तो उसकी कंजम्पशन जो इस कंट्री में है वो बड़ी आसानी से हो जाती है। जब आप एक एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस या इस तरह से रिलेटेड बिजनेस में स्टडी करते हैं और आपकी बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट होती है, इवन के जो मेडिसिन करके लोग आए होते हैं वो केयर की जॉब कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग जो है वो डिफरेंट कंट्रीज से वो यहाँ पे मेडिसिन करके केयर वीजे पे जॉब कर रहे हैं, और उनका जो रियल पर्पज है वो यहाँ पे इमिग्रेशन लेना है, यहाँ पे सेटल होना है। उससे ना इस कंट्री को फायदा होता है ना उनको फायदा होता है। उनको चाहिए कि अगर आपने मेडिसिन किया हुआ है, आप प्लैब 1 करें, प्लैब 2 करें, साबित करें कि यू आर रियली डॉक्टर, और फिर जब आप प्लैब 1 प्लैब 2 करते हैं तो आपके लिए जॉब अवेलेबल है। अब सिर्फ आप आइल्स नहीं कर पाते, 7.5 बैंड नहीं, 7+ नहीं ले पाते, तो आप सिंपली उसको इजी वे से आप केयर वीजे पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आके ना आप खुद खुश होते हैं ना आपकी फैमिली खुश होती है, और आप सिर्फ अपने आप को इमिग्रेशन के चक्रों में डाल के अपना फ्यूचर भी तबाह करते हैं। तो इसलिए ये चाहिए कि इनके लिए एक प्रॉपर जो गाइडलाइन है वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक मीटिंग में था, तो हमारे एक सिटी से 23 लोग जो है, 24 लोग जो है, जो कि स्टूडेंट पे या किसी अच्छे तरीके पे आ सकते थे, तो वो यहाँ किसी केयर एजेंसी में आए हैं, उनके पास ना जॉब है ना उनके पास कुछ खाने के लिए है। अब उनका फ्यूचर जो है वो स्टेक पे है। तो इसलिए ये चाहिए कि हमारे वो दोस्त जो हमारी फ्रेटर्निटी जो एजुकेशन कंसल्टेंट हैं या डिफरेंट उनको एडवाइस करते हैं, उनको एडवाइस करना चाहिए कि आप थोड़ा वेट कर लें, आप ब्रिटिश काउंसिल में अपने आप को आईडीपी में रजिस्टर करें, आइल्स करें, और प्लैब 1 पाकिस्तान से करें, डिफरेंट कंट्री से करें जैसे लोग करके आते हैं, ताकि आप यहाँ पर बाइज्जत तरीके से रह सकें और कंट्री में अपना पूरा कंट्रीब्यूट करें और अपने कंट्री के नाम को भी बेहतर करें। क्योंकि जब आप अब देखें, मैं 2-4 दिन पहले मुझे कुछ 5-6 स्टूडेंट्स मिले हैं, मैं यूनिवर्सिटी और कंट्री का नाम नहीं लेता, अब वो कह रहे हैं जी कि हमें जॉब दे दे। तो जिस ऑफिस में मैं बैठा हुआ था वहां पर वो क्लीनलीनेस की तरफ चले जाए, क्लीनर, दे वर्क एज ए क्लीनर। बुरी बात नहीं है, इस कंट्री में बहुत ज्यादा लोग जो एज ए क्लीनर जॉब करते हैं, लेकिन जब आप एक यूनिवर्सिटी में एक अच्छे प्रोग्राम पे आए हैं और आप जब बिजनेस में आए हैं, तो आपको यहाँ पे कैसे जॉब मिलेगी? इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। फिर आप हर तरह की जॉब और आप कैश इन हैंड पे जब जाते हैं, तो इस तरह ये है कि आप अपने आप को लॉ अबाइडिंग पर्सन से हटा के अपने लिए, अपने मुल्क के लिए और इस कंट्री के लिए भी बुरा करते हैं। इसलिए हमारे दोस्तों को चाहिए कि वो उनको अच्छी तरह गाइड करें, ताकि वो इस तरह से अपने 20-20 हज़ार पाउंड दे के सिर्फ यहाँ पे विदाउट जॉब सिर्फ कंट्री से कंट्री में आने का 20,000 पाउंड, ये बड़ी ही एक खतरनाक सूरत हाल है जो कि बढ़ती ही चली जा रही। जी ठीक, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जाहिद भट्टी साहब, ये जॉब की हम बात कर रहे हैं, बिलखुसूस मैं पाकिस्तान की बात करूं, यहाँ एक तो ओवरऑल पिछली कई दहाइयों से क्रेज़ है कि बरतानिया जाना है, बस आगे जॉब क्या मिले, कोई पढ़ा लिखा जा रहा है या कोई कम पढ़ा लिखा जा रहा है या अनपढ़ जा रहा है, वो इससे कंसर्न नहीं होता, बस बरतानिया जाना है। प्रोपोर्शन क्या है? वाइट कॉलर जॉब जो पाकिस्तान से लोग आते हैं वो कितने % करते हैं? जो फ्रंट लाइन जॉब्स हैं वो कितने लोग कर रहे होते हैं? कितने लोग जो हैं वो लेबरर जो ऑक्यूपेशंस हैं उनके साथ अटैच हो जाते हैं? मोस्टली करते क्या हैं पाकिस्तानी बरतानिया में? इसमें मैं थोड़ी सी आपको ये बैकग्राउंड बताता जाऊँ। जो तो प्रोफेशनल्स हैं
जिन्होंने ACCA किया हुआ है, जिन्होंने लॉ की डिग्रीज की हुई हैं, जिन्होंने मेडिसिन में इंजीनियरिंग किया हुआ है, उनके लिए तो स्ट्रेट अवे व्हाइट कॉलर जॉब है। क्योंकि जब वो पढ़ रहे होते हैं पाकिस्तान में, तो वहीं पर उन्होंने इंजीनियरिंग काउंसिल से फ्लैट की तैयारी की होती है, बाकी सब चीजें उन्होंने मैनेज की होती हैं, ACCA किसी अच्छी ऑडिट कंपनी के साथ काम किया होता है, तो उनके लिए बड़ा अच्छा होता है। अब पिछले कई सालों से KPMG ने पाकिस्तान से बहुत सारे जो हैं वर्क परमिट पे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया और यहाँ बुलाया है। ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पाकिस्तानी बहुत सारे कॉम्पिटेंट हैं, इनके पास बहुत सारी कॉम्पिटेंस, इनको सही गाइडलाइन की जरूरत है। अच्छा, इनकी देखा देखी में फिर जो लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि जी हमने बाहर जाना है, बरतानिया जाना है, वो अपने आप को मुश्किल में डालते हैं। वो अपने आप को इस हद तक मुश्किल में डाल लेते हैं कि वर्क परमिट के नाम पर अगर वो आ ही जाते हैं तो वो उनको वहाँ जॉब नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने वो वर्क परमिट अप्लाई नहीं किया होता, उन्होंने प्रोसेस थ्रू नहीं किया होता, उन्होंने वो खरीदा होता है। तो ये एक नाजुक पहलू है जिसके लिए हमें उनको डिस्करेज करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, मगर आप प्रिपेयर होके आओ। और प्रिपेयर होके आने का बेनिफिट ये है कि आप लॉन्ग रन के लिए आप उस मैदान में खड़े हो सकते हो, आप सीख सकते हो, अपने आप को मनवा सकते हो। अब जो लोग वहां से तैयार होके नहीं आते हैं, वो यहाँ पर आके अपने लिए मुश्किलात इस तरह से पैदा करते हैं, जो ऑलरेडी यहाँ लोग हैं उनके लिए पैदा होती है मुश्किलात, मुल्क का नाम बदनामी का बायस बनते हैं और बहुत सारी वजूहत बनती हैं। अब एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जैसे लोग वहाँ से हेल्थ केयर में आए हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे वर्क परमिट्स हैं जिनके लिए लोग स्टडी वीजे का रूप भी अप्लाई करते हैं, जो बड़ी अच्छी बात है। हमारे IT की एक जो बिल्कुल इंडस्ट्री बैठी हुई थी, अब पिछले कई सालों में ये नोटिस किया गया कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट यहाँ पर IT में आए हैं, डाटाबेस के अंदर और बाकी चीजों में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उन्होंने बड़ा नाम कमाया और उनके पास जॉब ऑफर्स है। यहाँ पर डिग्री फिनिश करने से पहले ही उनको जॉब ऑफर्स मिल जाती हैं और जैसे वो डिग्री अपनी फिनिश करेंगे वो उन जॉब्स के ऊपर चले जाएंगे। तो ये एक खुशाइन बात है और ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, तमाम उन लोगों के लिए है जो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। अगर वो ये समझते हैं कि जी वो यहाँ आके ग्रोसरी शॉप में, मीट शॉप में जॉब करेंगे, हाँ, अगर उस मीट शॉप का लाइसेंस है, वो Tier 2 लाइसेंस की लिस्ट में मौजूद है, तो वो जरूर अप्लाई करें, उसका बेनिफिट वो जरूर लें, मगर उनको उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये नहीं कि वर्क परमिट खरीदें वो और उसके 20, 22, 25 जितने भी पैसे जो लोग चार्ज कर रहे हैं यहाँ पर एजेंट्स हजरात, उनको पे करके वो यहाँ तक पहुंचे और आके फिर यहाँ पर अपनी लाइफ को मुश्किल में डाल लें। ऐसा हरगिज नहीं करें। ये बार बार सबको मिलकर बताना चाहिए, मुल्क के लिए, उनकी अपनी जिंदगियों के लिए, उनकी फैमिलियों की जिंदगियों के लिए, कि ये अच्छा काबिले इक़्तिदार कदम नहीं है। उनको संभलना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि क्या चीज़ अच्छे तरीके से कर सकते हैं। भट्टी साहब, ये वर्क परमिट की उमूमी तौर पे मुद्दत कितनी होती है? देखिए, वर्क परमिट जो इनिशियली इशू किया जाता है वो 1 साल का भी है, 2 साल का भी है, मगर ज्यादातर जो अच्छे एम्प्लॉयर हैं वो 3 साल का देते हैं, ताकि 3 साल में एक कैंडिडेट जो है खड़ा होकर अपने कदम जमा सके। जी बिल्कुल ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मलिक साहब, अब यहाँ पाकिस्तान में जो आजकल चल रहा है, तकरीबन जो पाकिस्तानी रुपीज़ में मैं बात करूँ तो कोई 60 लाख 70 लाख रुपए लोग एजेंट्स को देते हैं और फिर वो वर्क परमिट लेते हैं और मोस्टली ये हेल्थ केयर वाला चक्कर ही चल रहा है और वो बरतानिया चले जाते हैं। अब अगर किसी के वर्क परमिट की मुद्दत 1 साल है या 2 साल है या 3 साल है और आप समझते हैं कि वो 3 साल में इतने पैसे कमा सकता है जितने वो लगा के गया होता है, वहाँ पे एक बेहतर ज़िंदगी भी गुजार रहा हो, अपने अखराजात भी मीट कर रहा हो, वापस अपने घर भी पैसे भेज रहा हो और उसके बाद वो अपने ये पैसे पूरे भी कर ले। भैया, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी बंदा यहाँ वर्क परमिट में आता है वो कम मिनिमम सैलरी 26,200 सालाना कागजों में लिखी होनी चाहिए, यानी उतना कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब ये लोग एजेंट जो हैं वो बाहर दुनिया में लोगों को ये कहते हैं कि आपकी केयर की जॉब 26,000 की लगी हुई है, आप 1 करोड़ खर्च करेंगे जो आप 1 साल में पूरा कर लेंगे। वो इस तरह के सुहाने सपने दिखा के पूरा खानदान उठा के उनसे पर पर्सन पैसे लेके चढ़ा तो देते हैं। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ वो 26,200 की मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस के ऊपर जॉब अवेलेबल नहीं होती या आप में टेम्परामेंट नहीं होता, यानी कैरियर वर्कर का लोगों को पता ही नहीं है कि कैरियर वीजे में करना क्या होता है। कैरियर वर्कर वीजा होता है कि आप बूढ़े अफराद जो केयर होम में एक जगह पे 10 से 20 लोग रह रहे हैं अलग अलग कमरे में, जो अपने घर नहीं रह सकते, जिनकी यानी मेडिकल कंडीशन ऐसी है शायद कि उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, वो किसी बीमारी में मुब्तला है या वो बेड रिडन है, उनकी लुक आफ्टर करनी पड़ती है और उनमें उनकी कई दफा आपको नर्स की तरह उनकी देखभाल भी करनी पड़ती है, टॉयलेट भी साफ करनी पड़ती है
और खाना भी देना पड़ता है, दवाइयां भी देनी पड़ती है। अब ये लोग ट्रेन नहीं है इस काम के लिए, या तो किसी ने नर्सिंग का कोर्स किया हो या किसी जगह केयर का 2 साल काम किया हो। जब यहाँ उतरते हैं तो उनको पता लगता है कि यहाँ पे तो ये काम करना पड़ता है, या खुद भाग जाते हैं, या वो दुकान जो जहाँ पे आते हैं वो उनको रखते नहीं है कि हमारा कमिटमेंट इतने की नहीं है, आप उस पर पूरा नहीं उतरते, वो एकदम से इलीगल हो जाते हैं। क्योंकि या तो आप नए केयर होम में जाके दोबारा वर्क परमिट निकालें। वर्क परमिट अराउंड अबाउट 24 महीने का होता है। 24 महीने का मतलब ये है कि अगर आप पहले ही महीने में जॉब छोड़ देते हैं या वो आपको निकाल देते हैं तो वो 24 महीने गए, फिनिश। क्योंकि वो जो जिसने दिया है वर्क परमिट वो बता देगा होम ऑफिस को कि अब ये बंदा मेरे पास काम नहीं कर रहा, तो वो वाला वर्क परमिट वही खत्म हो जाएगा। तो आप एक किस्म के इलीगल हो जाते हैं। और अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करते नए एम्प्लॉयर के ऊपर और वो नए पैसे नई फीसें भरे और वो अपने आप को स्विच करें, तो ये इसके ऊपर पूरा जानबीनी के साथ देखभाल करके वर्क परमिट के ऊपर कमिट करने की जरूरत है। मुल्क में दाखिल होना ही कोई मसला नहीं है, सारी चीजें मैनेजेबल होनी चाहिए, घर अरेंज होना चाहिए, जॉब अरेंज होनी चाहिए, और जहां वर्क परमिट पे आ रहे हैं वो जेन्युइनली आपको वहां रखें और आप वहां काम करें। ज्यादातर जो हमारी नर्सेज आ रही हैं या केयर होम में लोग आ रहे हैं वो जिम्बाब्वे से, साउथ अफ्रीका से, इंडिया से आ रहे हैं। हमारे जो लोग आ रहे हैं वो लोग ज्यादातर हैं जो इकोनॉमिक माइग्रेंट हैं, वो आ रहे हैं लेकिन काम करने की नीयत नहीं है उनकी केयर होम, या वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं या अच्छा ये अभी मलिक साहब अभी हम ये देख रहे थे कि जो NHS में स्टाफ चाहिए था, नर्सेज थी, बड़ी तादाद में इंडिया से लोग आए हैं। रीज़न क्या है, इंडिया को फौकियत क्यों दी जा रही है, या हमारे वो लोग, हमारा सफारत खाना या हमारे जो अताशी वहाँ बैठे हैं या हमारे जो लॉबिस्ट हैं वो उतने एक्टिव नहीं हैं कि हमारा दफ्तर ख़ारजा उस तरह काम नहीं कर रहा कि लोगों को बताया जा सके और लोग एजेंट्स के हत्थे लगे हुए हैं? भैया ये आपने देखे, आप जब भी ये सवाल करते मुझे बहुत पसंद आता है। की वजह यह है कि हमारे सफारत खाने के अलावा उनको कोई काम नहीं है। ये OEC और कमर्शियल अताशियों का काम है कि वो जो हमारे कम्युनिटी वेलफेयर अताशी उनका काम है कि वो जॉब क्रिएट करें। हमने इंडिया वालों ने अपनी नर्सेज जो हैं वो FSC करवा के रेगुलेट करके वो उनकी नर्स बनती है तो यहाँ रजिस्टर हो जाती है बरतानिया की नर्सिंग रेगुलेटरी बॉडी के साथ। हमारी नर्स जो है हम रजिस्टर करवा ही नहीं पाते, इस वजह से नर्सिंग वाला महकमा जो है वो नीचे ही रहता है। वो हमारी अपनी खपत ही पूरी नहीं होती पाकिस्तान में, तो बाहर कहाँ से भेजनी है? बाहर भेजने के लिए जो मुआहदात होने चाहिए, जो HEC के साथ मिलके डिग्री की इक्विवेलेंसी होनी चाहिए, वो नहीं कर पाते। हम उनसे ले नहीं पाते कि हमें 6,000-7,000 नर्सेज भेजने की कोटा दे। इंडिया वाले नर्स क्वालिफाई नहीं होती तो उसका आ जाता है वर्क परमिट, उसका आ जाता है कि आप फलां शहर में काम करेंगी और हम आपको ले जाने के लिए तैयार है। वो नर्स पैदा कर रहे हैं, खेत बना रहे हैं कि ये नर्सें बाहर जाएंगी, ये नर्सें इंडिया में काम करेंगी। हम नहीं कर पा रहे। सेम IT का HEC की उनकी IT उनका जो HEC है उनकी वैलिडेट करता है डिग्री, और उन्होंने जो बैनुल अक़वामी अदारे हैं उनकी सर्टिफिकेशन उनकी मिलती है, उनके साथ उनकी आवभगत है, और वो उसी वक्त उनकी डिग्री के साथ ही उनको उनकी सर्टिफिकेशन मिलती है। इंडिया का यहाँ के साथ मुआहदा है कि आपके इतने ग्रेजुएट हम ले लेंगे, और वो वहां से स्पेसिफिक वीजा निकाल के दे रहे हैं। सीधे इंडिया स्पेसिफिक वीजा आ रहा है जिसके ऊपर इंडियन ग्रेजुएट यहाँ। ये आपने बड़ी अच्छी बात की मलिक साहब। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही थी। आने वाले दिनों में इस मौजू पे मज़ीद बात भी करें। अली अंजुम साहब, अमजद मलिक साहब, जाहिद भट्टी साहब, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।